हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी आरो गद्य खंड अध्याय 4 पार्ट फर्स्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा और पार्ट 2 मेरी कल्पना का आदर्श समाज निबंध पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर जी के विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद को समर्थन देने वालों की कोई कमी नहीं है। वे विभिन्न तर्कों के आधार पर जातिवाद का समर्थन करते रहते हैं। जातिवाद के उन समर्थकों द्वारा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए कार्य विभाजन या कार्य का बंटवारा करना आवश्यक है और जाति प्रथा कार्य विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए उनके अनुसार जातिवाद में कोई बुराई नहीं है, परंतु सच तो यह है कि जाति प्रथा काम का बंटवारा करने के साथ साथ लोगों का बंटवारा भी करती है और यह भी सत्य है कि समाज के विकास के लिए कार्य का बंटवारा करना तो आवश्यक है, परंतु समाज का विकास तभी संभव है जब यह कार्य विभाजन किसी जाति के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता, रुचि और उसकी कार्य कुशलता निपुणता के आधार पर हो। भारतीय समाज की जाति प्रथा की एक यह भी विशेषता है कि यह कार्य के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करती, बल्कि समाज में पहले से ही विभाजित वर्गों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर कार्य का विभाजन करती है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण का बेटा वेद पुराणों का ही अध्ययन करेगा तो क्षत्रिय का बेटा रक्षा ही करेगा, लोहार का बेटा लोहार का ही कार्य करेगा, भले ही इन कार्यों को करने में उनकी रुचि हो या ना हो। इस तरह की व्यवस्था विश्व के किसी भी समाज में नहीं दिखाई देती है। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि एक समय के लिए जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो भी यह स्वाभाविक और उचित नहीं होगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि के हिसाब से नहीं है। इसमें व्यक्ति जिस जाति या वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है, भले ही वह उसकी रुचि का कार्य हो या ना हो, अथवा वह किसी अन्य कार्य में ज्यादा निपुण हो। और सबसे बड़ी बात तो यह कि सब कुछ उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के हिसाब से बच्चे के जन्म से पहले अर्थात उसके गर्भ में ही निर्धारित कर दिया जाता है कि उसका पेशा क्या होगा, यानी वह भविष्य में क्या करेगा। जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यही है, जबकि व्यक्ति को उसकी रुचि के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र सैनिक, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को उसकी रुचि और क्षमता के हिसाब से अपना कार्य क्षेत्र चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी देश का युवक वर्ग अपनी पूरी क्षमता से समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएगा। भीमराव अंबेडकर जी प्रस्तुत पाठ में जाति प्रथा के दोष बताते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को पहले से ही निर्धारित तो करती है, साथ ही साथ यह मनुष्य को जीवन भर के लिए उसी पेशे के साथ बंधे रहने को भी मजबूर करती है, फिर भले ही व्यक्ति की उस कार्य को करने में कोई रुचि हो या ना हो, या फिर उस कार्य से उसकी आजीविका चल रही हो या ना चल रही हो, उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा हो या ना हो रहा हो, यहाँ तक कि उस कार्य से उसके भूखे मरने की नौबत भी आ जाए तो भी वह अपना कार्य नहीं बदल सकता। जबकि आधुनिक समय में कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण अपना और अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए इंसान को अपना पेशा या कार्य क्षेत्र बदलने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन
अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना कार्यक्षेत्र बदलने की स्वतंत्रता न हो तो उसके भूखे मरने की नौबत तो आएगी ही। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्यक्षेत्र चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह किसी दूसरे कार्य को करने में अधिक निपुण और पारंगत क्यों ना हो। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्यक्षेत्र को बदलने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती है। यदि देखा जाए तो श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा में कई दोष हैं, क्योंकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं और व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान और महत्व भी नहीं होता। हर जाति और वर्ग के लोगों को उनके लिए पहले से ही निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं। कई लोगों को अपने पूर्व निर्धारित या पैतृक कार्य में कोई रुचि नहीं होती, फिर भी उन्हें वो कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर वह कार्य उनके लिए पहले से ही निश्चित है और कोई अन्य कार्य व्यवसाय चुनने की उन्हें कोई अनुमति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत किसी कार्य को करता है तो वह उस कार्य को पूरी लगन, कर्तव्य निष्ठा और मेहनत से नहीं कर पाता और केवल कार्य को निपटाने की कोशिश करता है। और यह भी सत्य है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को पूरे मन से अथवा लगन से नहीं करेगा तो वह उस कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से कैसे कर सकता है। अतः इस बात से यह प्रमाणित होता है कि व्यक्ति की आर्थिक सुविधाओं के लिए भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देती और बेमन से किए गए कार्य में व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। पार्ट 2, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस निबंध के भी लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि उनकी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। और किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता या लचीलापन तो होना ही चाहिए कि यदि समय के साथ समाज में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह परिवर्तन आसानी से किया जा सके। और यदि लोगों की भलाई के लिए कोई फैसला या नियम बनाया जाए तो उन फैसलों या नियमों का लाभ उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक के सभी व्यक्ति को एक समान रूप से मिल सके, जिससे समाज के सभी लोगों को उन्नति के समान अवसर मिले। समाज में लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में लोग एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं या एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, वह समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना है कि समाज में भाईचारा दूध और पानी के समान होना चाहिए। जैसे पानी दूध से मिलकर दूध जैसा ही हो जाता है और फिर उसे दूध से अलग करना संभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार समाज में भाईचारा होना चाहिए। जिस समाज में भाईचारा होता है और कोई भेदभाव नहीं होता, सही अर्थों में वही लोकतंत्र कहलाता है। लेखक लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ देश चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक ऐसा समाज है जहां लोग एक दूसरे का, अपने साथियों का सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, जहां हर किसी को अपना व्यवसाय या कार्यक्षेत्र चुनने की आज़ादी हो, वही लोकतंत्र है। लेखक प्रश्न पूछते हैं कि जब हमें कहीं भी आने जाने, अपने जीवन की सुरक्षा करने, अपने कार्य के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने की स्वतंत्रता मिल सकती है, तो फिर हमें अपने मनपसंद या रुचि के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती? कुछ जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को मान भी लेंगे,
लेकिन अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि लोगों को दास्तां अर्थात गुलामी में जकड़ कर रखना। दास्तां अर्थात गुलामी केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। जब कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, यह भी एक तरह की गुलामी ही है। और जाति प्रथा में लोगों को अक्सर अपनी इच्छा के विपरीत दूसरे लोगों द्वारा बनाए हुए कानूनों को मानना पड़ता है, क्योंकि जाति प्रथा वाले समाज में प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी व्यक्ति अपना व्यवसाय या कार्यक्षेत्र नहीं बदल सकता। एक व्यक्ति को अपने जन्म से पूर्व निर्धारित कार्यों को ही इच्छा के विरुद्ध जीवन भर करना पड़ता है, चाहे वह उसके परिवार के लिए अनुकूल हो या ना हो। लेखक कहते हैं कि इसी तरह समाज में समानता का अधिकार भी होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए यह भी कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 बातों पर समान नहीं हो सकते। सबसे पहला है शारीरिक वंश परंपरा अर्थात शारीरिक रंग रूप आकृति। जन्म के आधार पर यानी व्यक्ति किस धर्म या जाति में जन्म लेगा, इन सब पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार। कहने का तात्पर्य है कि किसी को उनके माता पिता से कितनी धन संपत्ति मिलेगी या अन्य चीजें मिलेंगी, ये किसी के हाथ में नहीं है। तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। प्रत्येक मनुष्य अपनी कुशलता के आधार पर अलग अलग कसौटी पर प्रयत्न करता है, लेकिन इन 3 विशेषताओं के आधार पर अर्थात शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकारी का अधिकार व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है। इसलिए इस आधार पर किसी के साथ असमान व्यवहार करना उचित नहीं है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। समाज में भेदभाव को छोड़कर सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। यह सब असंभव है, किंतु यही सत्य है। लेखक कहते हैं कि यदि उत्तम व्यवहार के हक की कोई प्रतियोगिता हो तो वो लोग निश्चित ही आगे निकल जाएंगे जिन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया और जिन्हें विरासत में अथाह धन संपत्ति, व्यवसाय और प्रतिष्ठा मिली। अगर हम केवल सुख सुविधाओं से संपन्न लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें या उन्हें ही अच्छा व्यवहार का हकदार माने, तो हमारा यह निर्णय पक्षपाती कहा जाएगा और यह निर्णय सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना जैसे होगा। इसलिए कभी भी शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकारी के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि हमें समाज के सभी सदस्यों से अधिकतम योगदान प्राप्त करना है, तो हमें सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे और सभी के साथ एक समान व्यवहार करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित भी करना होगा, क्योंकि यह संभव है कि किसी व्यक्ति का प्रयत्न कम हो सकता है और किसी का ज़्यादा, लेकिन कम से कम हम सभी को समान प्रयत्न करने का अवसर तो उपलब्ध करवा ही सकते हैं। अंबेडकर जी कहते हैं कि मानवता की दृष्टि से समाज को 2 श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। व्यवहारिक सिद्धांत भी यही कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। जैसे राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, राजनेता इसी धारणा को लेकर चलता है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तभी उसकी राजनीति फलती फूलती है। हालांकि समानता एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग अपनाना पड़ता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe the channel. Thank you so much for watching it.